गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपठित बोध में अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश के विषय में जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है और अपठित काव्यांश क्या होता है और इन्हें करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपठित काव्यांश के बारे में। तो अपठित काव्यांश क्या है? सबसे पहले तो अपठित क्या है? अपठित शब्द अ उपसर्ग के द्वारा लगकर बना है, जिसमें पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ और अ उपसर्ग लगने के बाद जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हुआ हो, यानी बिना पढ़ा हुआ। अपठित बोध के अंतर्गत पद्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों की समझ और भाव ग्रहण क्षमता की जांच करना होता है। अर्थात हम इसमें बच्चों को काव्यांश के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी में भाव ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। इस बात का मूल्यांकन अपठित काव्यांश के अंतर्गत किया जाता है। प्रायः देखा गया है कि छात्र छात्राएं इस अंश को यानी काव्यांश को हल करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें अपठित काव्यांश को करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसका कारण भी है क्योंकि यह काव्यांश उन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता है, जिसकी जानकारी उन्हें पहले नहीं होती है, जिसके अर्थ को उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होता है, जिस कारण उन्हें इसे करने में कठिनाई होती है। तो इसके हल करने की विधि है। उस विधि के अंतर्गत हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। अगर हम उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काव्यांश को करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो अपठित काव्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को हल करने की विधि इस प्रकार है। अपठित काव्यांश का प्रश्न हल करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। मनोयोग से पढ़ना यानी बिल्कुल मन को, अपने आप को कविता के साथ जोड़ लेना, अर्थात बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरे मनोभाव के साथ हमें कविता को पढ़ना है ताकि कविता की पंक्तियों का, कविता के शब्दों का अर्थ हमारी समझ में आ जाए। यदि कविता कठिन है तो इसे बार बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो सके। ठीक है ना? यदि कविता कठिन है तो हमें इसे क्या करना चाहिए? बार बार पढ़ना चाहिए। और कठिन शब्दों को हमें क्या करना है? रेखांकित कर लेना चाहिए और उन कठिन शब्दों के भाव को पंक्ति के भाव के साथ जोड़ते हुए अर्थ में बदलना चाहिए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। अर्थात जब हमने अपना काव्यांश पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें अपने काव्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें से पहले प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि पहला हम वही प्रश्न हल करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस प्रकार हम जब भी जो प्रश्न करेंगे पहले उस प्रश्न को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमसे उस प्रश्न के अंतर्गत पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। अर्थात जब हम प्रश्नों को पढ़ लें तो उसके बाद हमें अपने काव्यांश को, अर्थात जो कविता हमें दी गई है उसको हमें दोबारा पढ़ना है तथा उन पंक्तियों को चुनना है जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना है। अर्थात हम उन पंक्तियों को रेखांकित कर लेंगे या कॉमा लगा करके कि यहाँ से यहाँ तक इस पंक्ति में मेरे इस प्रश्न का आंसर है, यानी उत्तर छुपा हुआ है, तो हम उसको निर्धारित कर लेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाएं उन्हें लिखिए।
जिन प्रश्नों के उत्तर हमें सीधे तौर पर मिल जाते हैं उन्हें हमें अपनी भाषा में लिखना है। हमें कविता की पंक्ति नहीं उतारनी है। कविता की पंक्ति का पहले हमें हिंदी अर्थ बनाना है, उसके बाद उसे अपनी भाषा में ढालते हुए उत्तर को लिखना होता है। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझिए, अर्थात कविता के अंतर्गत का क्या कहा गया है, यानी उसका केंद्रीय भाव समझिए, मूल भाव समझिए, केंद्र बिंदु समझिए कि कविता क्या कहना चाहती है। तब हमें अपने कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी हो जाती है। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए, घुमा फिरा के नहीं होने चाहिए। और दूसरा, कविता की पंक्तियों को एज इट इज नहीं उतारना है, ज्यों का त्यों नहीं उतारना है। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज हो और सरल हो, जो सभी लोगों को समझ में आ जाए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तरों की स्पष्टता बढ़ती है। यानी अगर कहा जा रहा है कि मेरे दिल में फूल खिले गुलाब के, तो इसका मतलब है हमने ये तो लिखा कि कवि के दिल हृदय में गुलाब के फूल खिल रहे हैं, लेकिन साथ में हमें लिखना है अर्थात कवि का हृदय प्रसन्न है, कवि बहुत खुश है। इस तरीके से हमें उस प्रतीकात्मक या सांकेतिक लाक्षणिक बात को स्पष्ट कर देना है। क्लियर? तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने काव्यांश को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपठित गद्यांश के विषय में। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को काव्यांश के समय बताया कि अपठित का अर्थ होता है जो हमने पहले ना पढ़ा हुआ हो। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो, यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। साथ साथ इस तरीके के प्रश्नों के आंसर आप लोगों को जो छांटने के लिए दिए जाते हैं, गद्यांश के नीचे जो आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपसे जानने के लिए कहा जाता है, समझने के लिए और लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो छात्रों की समझ और उनके अर्थ ग्रहण करने की क्षमता की जांच करने के लिए किया जाता है, अर्थात कि आप किसी बात का अर्थ कितनी गहनता से समझ पाते हैं। इसीलिए अपठित गद्यांशों को परीक्षा में दिया जाता है। अपठित गद्यांश को करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर हम उन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें तो हम अपने अपठित गद्यांश को भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो हमें गद्यांश दिया गया है उसे हमें क्या करना है, बहुत ध्यानपूर्वक पहले पढ़ना है और उसमें लिखी गई बातों को अपने मस्तिष्क में बैठाना है। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। जब भी हम गद्यांश पढ़ें तो हमें जहां भी लगे कि ये बात मुख्य है इस गद्यांश के अंतर्गत, तो उसे हमें क्या करना है, रेखांकित यानी अंडरलाइन कर लेना है, उसी वक्त कर लेना है। उससे क्या होगा कि जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो अगर प्रश्न में मुख्य बातें ही पूछी जाती हैं तो हमें तुरंत ही वहां पर हमारी नज़र चली जाएगी। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, अर्थात उत्तर की देने की जो भाषा है हमारी वो सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। हमें ज्यों का त्यों गद्यांश की पंक्तियों को नहीं उतारना है। चौथा, सरल, संक्षिप्त और सहज भाषा का प्रयोग करना है। ज़्यादा लंबे लंबे आंसर हमें नहीं लिखने हैं। अंकों के हिसाब से ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर 2 अंक का प्रश्न है तो हमें 2 या 3 लाइन सफिशेंट हैं, यानी इतनी लाइनें हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल सही है, उचित है। और यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए 1 लाइन बहुत है हमारे लिए, उन्हें लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिक्स्थ,
उत्तर में जितना पूछा जाए केवल उतना ही लिखना चाहिए, उससे ज़्यादा या कम तथा अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अर्थात उत्तर प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। अर्थात अपठित गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्न में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही उत्तर देना है, उससे आगे की लाइनें हमें नहीं लिखनी है। क्लियर। सातवां, यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक गद्यांश के शुरू की पंक्तियों में या अंत की पंक्तियों में छुपा होता है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है छात्रों को? शीर्षक चुनने में आती है। पहले तो ये बता दूं कि शीर्षक जो है, कुछ बच्चे 15-16 लाइनें लिख देते हैं, 10-10 20-20 लाइनें लिख देते हैं। ठीक है ना। तो वो शीर्षक नहीं होता है। शीर्षक का मतलब होता है कि हमें अपने गद्यांश को एक छोटा सा नाम देना है। क्या करना है? एक छोटा सा नाम देना है। जैसे आपके पास पाठ होते हैं गद्य खंड में, उनका नाम होता है ना, जैसे पहलवान की ढोलक, रजनी, स्पीति में बारिश, है ना। तो छोटे छोटे नाम है। तो इसी प्रकार हमें भी उस गद्यांश को एक नाम देना होता है। तो हमें शीर्षक कहाँ मिलता है? शीर्षक या तो गद्यांश की शुरू की 2-3 लाइनों में ही छुपा होता है, वहीं से हमें मिल जाता है, या फिर गद्यांश की लास्ट की 2-3 लाइनों में छुपा होता है। मान लीजिए आपको एक गद्यांश दिया गया है और उसकी शुरू की पंक्तियां हैं कि चारों ओर आजकल प्रदूषण की समस्या फैली हुई है, हर तरफ लोग प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहे हैं, प्रत्येक धरती का प्राणी इस प्रदूषण की समस्या से लड़ रहा है। तो अब हमें पता है प्रदूषण की समस्या, ये टॉपिक हमें मिल गया वहां से। इसी प्रकार अगर अंत में है, उस स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया है, स्टार्टिंग में बता दिया है कि गाड़ियों का शोर है, धुआं निकल रहा है, कारखानों से धुआं निकल रहा है, हर तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, और पूरा लिखने के बाद और लास्ट में लिखा है कि प्रदूषण की समस्या से अगर हमें निजात पानी है तो हमें जागरूक होना होगा। तो हम समझ जाएंगे तुरंत ही कि प्रदूषण की समस्या, यानी लास्ट पंक्तियों में हमें ये अपना शीर्षक दे दिया गया है। और यदि शुरू की पंक्तियों में या लास्ट की पंक्तियों में हमें शीर्षक नहीं मिलता है, तो जो हमारे गद्यांश का या हमारे काव्यांश का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात मूल भाव होता है, जिसके ऊपर सारी बात कही जा रही है, वही मूल भाव हमारा शीर्षक होता है, वही केंद्र बिंदु हमारा शीर्षक होता है। क्लियर। मान लीजिए आपको एक गद्यांश दिया गया है और जिसमें शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, शिक्षित मनुष्य के लिए क्या क्या, शिक्षित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, शिक्षित मनुष्य के होने से ही हमारा देश विकास करता है। तो यानी हम शिक्षा का महत्व बता रहे हैं, ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। तो इसका मतलब हमारा शीर्षक क्या हो जाएगा? शिक्षा का महत्व। क्लियर। तो कहने का तात्पर्य है, या तो गद्यांश या काव्यांश का जो केंद्र बिंदु है, मूल भाव है, वो शीर्षक बन जाता है, और या फिर पंक्तियों में, शुरू की पंक्तियों में या लास्ट की पंक्तियों में शीर्षक मिल जाता है। और शीर्षक लिखते समय ये भी बात याद रखनी है कि शीर्षक बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए हमारा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्दों में हमारा शीर्षक हो, या 3 शब्दों का हमारा शीर्षक हो। ठीक है ना। ज़्यादा लंबे शीर्षक उपयुक्त नहीं होते हैं। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश और काव्यांश कि इनको हमें किस प्रकार हल करना चाहिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा की जाएगी।